हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द प्रीवियस क्वेश्चंस विद प्राची। आज हम फिर से रिवाइज करने वाले हैं अपने 10 क्वेश्चंस के साथ, यानी कि हम उसके 4 ऑप्शंस को पढ़ेंगे और उनको डिटेल में समझेंगे। आई होप कि आपको लास्ट वीडियोस में जो हमने पढ़ा था वो समझ में आया होगा, क्योंकि ये प्रीवियस क्वेश्चंस को लगा रहे हैं हम। आप जब भी कोई टॉपिक क्लियर करते हैं तो उसके लिए प्रीवियस क्वेश्चंस को लगाना अनिवार्य हो जाता है। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक अधिकार को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा कहा था? तो हमें ये क्वेश्चन कई तरीके से मिल जाता है कि आर्टिकल 32 को भीमराव अम्बेडकर ने क्या कहा, तो संविधान की आत्मा, या ये पूछ लेगा कि कौन से अधिकार को कहा, तो वो हम इसमें पढ़ने वाले हैं। ऑप्शन ए है हमारा धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, समानता का अधिकार, या संवैधानिक उपचार का अधिकार। तो जो इसका आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर डी, संवैधानिक उपचार का अधिकार, यानी कि आर्टिकल 32, अनुच्छेद 32 को भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा था, यानी कि इसके बिना संविधान अधूरा है, या जो भी संविधान निहित है वो आर्टिकल 32 में, यानी जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है उसमें। तो हमारा अब ऑप्शन वे ए क्या था, इसके आर्टिकल पढ़ लेते हैं हम। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार ये दिया गया है हमें आर्टिकल 25 से आर्टिकल 28 तक। ठीक है, 25 से 28 तक हमें क्या गया है, धार्मिक स्वतंत्रता की बात की गई है। संपत्ति का अधिकार भाग 12 में है, आर्टिकल 301 में। और ये कब बदला था, पहले ये मूल अधिकार था, अब ये कानूनी अधिकार बना दिया है 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा। ठीक है, उस टाइम जनता पार्टी की सरकार थी उसने। तो 44वें संविधान संशोधन 1918 में जो संपत्ति का अधिकार को उसको मूल अधिकार से हटाकर कानूनी अधिकार बना दिया है, और अब ये अनुच्छेद 301 भाग 12 में समाहित है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा समानता का अधिकार। समानता का अधिकार आर्टिकल 14 से 18 तक हमने पढ़ा है कि कितने प्रकार की समानता हमको प्राप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत का सुप्रीम कोर्ट नागरिकों के मूल अधिकारों के प्रवर्तन यानी लागू करने के लिए विभिन्न रिट जारी करने का अधिकार रखता है? ठीक है, तो इसका हमें आंसर बताना है। इसका आंसर क्या है, एक हाई कोर्ट है और एक है सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, तो ये सुप्रीम कोर्ट के बारे में बात कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट अगर कोई रिट जारी करने का अधिकार रखता है तो वो आर्टिकल 32 में, और यही काम जब हाई कोर्ट करेगा तो आर्टिकल 226 में। यानी कि जो हमारी रिट होती हैं 5 प्रकार की, उन रिट को जारी करने का अधिकार जो है किसको है, सुप्रीम कोर्ट को और हाई कोर्ट को। सुप्रीम कोर्ट को है आर्टिकल 32 के तहत और हाई कोर्ट को है आर्टिकल 226 के तहत। तो इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, आर्टिकल 32। और 226 में क्या है, हाई कोर्ट को ये पावर दी गई है कि वो विभिन्न रिट जारी करने का अधिकार रखता है। और 132 में हमारे कुछ ऐसे मामले जिनमें हाई कोर्ट पर सुप्रीम कोर्ट अपनी आधिकारिकता रखता है, कुछ मामलों में वो आर्टिकल 132 में कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन का फॉर्मेट चेंज हो जाता है लेकिन क्वेश्चन का जो आंसर है वो हमेशा सेम रहता है। तो हमको क्वेश्चन का फॉर्मेट पे ध्यान देना कि क्वेश्चन किस किस तरीके से आ सकता है। निम्नलिखित में से किस लेख को किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता का महान रक्षक माना जाता है? यानी ये जो लेख है ये किसकी रिट की बात कर रहा है, कौन सी रिट को स्वतंत्रता का महान रक्षक माना जाता है? यानी कि मान लो अगर हम किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर लेते हैं तो हम हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट कौन सी रिट जारी कर सकता है उसके रक्षा में या उसके सपोर्ट में, यानी बंदी व्यक्ति के, यानी बंदी प्रत्यक्षीकरण जो होता है उसका मीनिंग ही ये होता है कि हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट व्यक्ति की स्वतंत्रता को ध्यान में रखते हुए बंदी प्रत्यक्षीकरण की रिट जारी कर सकता है। बंदी प्रत्यक्षीकरण का मतलब ये होता है कि आपने जिस व्यक्ति को बंदी बनाया है उसको 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। न्यायिक मजिस्ट्रेट हो या कार्यपालिका मजिस्ट्रेट हो, जिसमें भी वहाँ हमें मतलब जो भी उस क्षेत्र में आता है। ठीक है, परमादेश का मतलब होता है कि हम आदेश देते हैं कि आप इसका अनुपालन करें। और प्रतिषेध का मतलब होता है किसी कार्य को करने से मना करना, कि आपको ये काम नहीं करना है। यानी कि सुप्रीम कोर्ट अपने से नीचे वाले अदालतों को और हाई कोर्ट अपने से नीचे वाले अदालतों को ये अधिकार या उसकी किसी भी क्षेत्र में कार्य करने से मना ही करता है। ठीक है, तो ये 5 प्रकार की रीट होती है। इसको डिटेल में आप वीडियो में जाके पढ़ सकते हो, क्योंकि हम क्वेश्चन आंसर लगा रहे हैं तो इसलिए क्वेश्चन आंसर पे ज़्यादा ध्यान देंगे। अब इसी को हम क्या इसमें ऑप्शंस बदल दिए गए हैं, लेकिन जिसने हिंदी और इंग्लिश दोनों में ये रिट याद कर रखी है 5, वो इसको आसानी से कर लेंगे। व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के लिए निम्नलिखित में से कौन सी याचिका दायर की जा सकती है? अब वो याचिका यानी कौन सी रिट जारी करी जा सकती है व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए? मैंडेमस है, मैंडेमस यानी परमादेश, को वारंटो, हैबियस कॉर्पस,
और एक और है वो है सर्टियरी। तो इसके लिए जो होगी वो बंदी प्रत्यक्षीकरण, उसी को इंग्लिश में बोलते हैं हैवियस कार्पस। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, भारत के संविधान का कौन सा भाग कल्याणकारी राज्य के आदर्श की घोषणा करता है? भारत के कौन सा भाग कल्याणकारी राज्य के आदर्श की घोषणा करता है? ना राज्य के नीति निर्देशक तत्व, मूल अधिकार, प्रस्तावना या अनुसूची। तो इसका आंसर होगा डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, भाग 4, है ना। और अनुच्छेद 36 से 51, इसमें हमारे क्या है, निर्देश, राज्य सरकार को निर्देश देने होते हैं कि अपने लोक कल्याण के लिए वो जो चाहे वो नीतियाँ पॉलिसी बना सकता है, लेकिन वो क्या है, वो हमारी अदालत, उसमें कोर्ट में हम उसके खिलाफ वो नहीं करा सकते, ज़बरदस्ती फोर्सेबल नहीं है वो, हम ज़बरदस्ती लागू नहीं करवा सकते इनको, क्योंकि ये राज्य सरकार के ऊपर निर्भर करता है। मूल अधिकार के लिए हम रिट डाल सकते हैं, मूल अधिकार को हम उससे सुप्रीम कोर्ट से, हाई कोर्ट से लागू करवा सकते हैं, लेकिन जो हमारे राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं इनके लिए ये नहीं है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संविधान का कौन सा भाग कल्याणकारी राज्य का आदर्श घोषित करता है? मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, शहर नहीं है, तत्व अध्ययन के लिए कौन से भागों में विभाजित किए जा सकते हैं? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का अध्ययन करने के लिए हम इनको निम्न भागों में विभाजित कर सकते हैं, जैसे गांधीवादी, समाजवादी, उदार बौद्धिकतावादी। तो इसके कई भाग है बनाए गए हैं। गांधीवादी यानी कि गांधीयन विचारधारा पे, समाजवादी विचारधारा पे आधारित हैं कुछ, वो अनुच्छेद उसमें बटे हुए हैं, वो जब डिटेल में हम डीपीएसपी पढ़ते हैं तो हम उसमें इनको पढ़ते हैं। तो इसका आंसर होगा उपरोक्त सभी। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को हमने चारों में विभाजित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में सम्मिलित नीति निर्देशक तत्व की प्रेरणा कहाँ से ली गई है? तो आयरलैंड से ली गई है, मैक्सिमम सभी को याद रहता है ये। समान कार्य के लिए समान वेतन संविधान में किस चीज़ में सुनिश्चित किया गया है? कि मौलिक अधिकार है क्या ये, समान कार्य के लिए समान वेतन? यह राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का अंग है, मौलिक कर्तव्य है, आर्थिक अधिकार है? समान कार्य के लिए समान वेतन क्या है? ये राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का अंग है, यानी कि डीपीएसपी का एक पार्ट है। अनुच्छेद 39 समान कार्य 39D समान कार्य के लिए समान वेतन की बात करता है, और इसके लिए समान पारिश्रमिक अधिनियम भी आया था 1976 में, यानी कि स्त्री और पुरुषों को समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाएगा। जो एक ही कार्यस्थल पर काम करते हैं, एक ही काम करते हैं, तो किसी के साथ पारिश्रमिक यानी उसकी मजदूरी में कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य, नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, सॉरी, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नीति के निर्देशक तत्व में निहित है? क्या है? अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता, अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण, या पुरुषों और स्त्रियों के लिए दोनों का समान कार्य के लिए समान वेतन होना। तो इसका ऑप्शन डी ही करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि ये तीनों क्या हैं, ये हमारे मूल अधिकार हैं। अपराधों के लिए दोष सिद्धि संबंध में संरक्षण अनुच्छेद 20, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता अनुच्छेद 21, अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण अनुच्छेद 29। ठीक है, इसी के लिए हमने अल्पसंख्यकों के लिए जो मतलब शिक्षा संस्थान है वो भी अनुच्छेद 30 में दिए गए हैं, यानी 29-30 किससे संबंधित है? अल्पसंख्यक वर्गों के हितों के संरक्षण से संबंधित है। आई होप आपको ये 10 क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे, आपका रिवीजन हुआ होगा। अगर आपको सही लगे हो तो प्लीज़ डू शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक दिस वीडियो। थैंक यू।